हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर संदीप गाड़ेकर और मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो टीवाई के बच्चे हैं, टैक्सेशन में आप लोगों को पता है कि 5 मार्क्स के लिए डिफाइन और 10 मार्क के लिए शॉर्ट नोट्स आने वाले हैं। सो ये 15 मार्क्स की वीडियो है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकम से स्टार्ट करेंगे। इनकम इज अंडरस्टूड टू बी पीरियडिकल मॉनेटरी रिटर्न विद सम सॉर्ट ऑफ regularity. Under the section of 224, the term income is meant to include the following. देखो चलो देखते हैं इनकम में क्या आता है। मैंने आपके लिए एक छोटा सा अच्छा सा एक चार्ट बनाया है। अगर ये आपने ठीक से देख लिया तो आपको समझ में आएगा कि इनकम क्या है। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे एनी बेनिफिट्स और परक्विजिट टू अ डायरेक्टर, कोई भी परक्विजिट्स या बेनिफिट हमें मिले तो प्रॉफिट एंड गेन्स, डिविडेंड, विनिंग फ्रॉम लॉटरी होगी, वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ट्रस्ट, perquisites in the hands of employee and special allowance or benefit, capital gain, banking income of cooperative society, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। मतलब ये हमारे सब इनकम है और इसके अलावा भी कुछ दिए है, लेकिन आपके शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स के लिए या डिफाइन के लिए इतना सफिशियंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपके लिए लाया है फीचर ऑफ इनकम। ओके, इनकम के क्या फीचर है चलो देखते हैं वन बाय वन। देखो यहाँ पे भी एक अच्छा सा चार्ट प्रिपेयर किया है। इनकम कैन बी अर्न इन द फॉर्म ऑफ कैश और कॉइन। इनकम कैसा होता है? कैश और काइंड में। इट मे बी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। यस, ये दोनों में भी होता है, रिकरिंग भी होता है और नॉन रिकरिंग। अ कैपिटल रिसिप्ट इज नॉट अ लायबल टू टैक्स। ओके, इट मे बी अर्न फ्रॉम a permanent or temporary source. Okay, it may be received in lump sum or installment. It may be legal और इलीगल। ओके, ये सारे फीचर्स है इनकम के और सेक्शन है 2 सबसेक्शन 24। सो इनकम पे अगर शॉर्ट नोट्स आई तो इन दोनों में से किसी एक पे आ सकती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पर्सन 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 अ पर्सन एज अ डिफाइंड अंडर द सेक्शन 231 इंक्लूड्स। अगर कॉमर्स के बच्चों को छोड़कर अगर किसी को पूछा तो पर्सन क्या है तो वो बोलेंगे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। लेकिन कॉमर्स के बच्चों को पता होना चाहिए कि पर्सन की डेफिनेशन है। पर्सन में आता है कंपनी, पर्सन में आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ फर्म, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसे हम एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बीओआई कहते हैं, और लोकल अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल, ये सब कौन है? पर्सन है। ओके, सो पर्सन की डेफिनेशन, पर्सन के बारे में कुछ भी पूछा तो पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में ये सब पर्सन की डेफिनेशन में आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर बहुत बहुत कुछ लिखा है बुक्स में, लेकिन उसे शॉर्ट में देखो। चलो देखते हैं असेसमेंट ईयर। ओके, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, द इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू टैक्स इन असेसमेंट ईयर। ओके, मतलब हमने जो इनकम जिस साल में अर्न किया है उसका नेक्स्ट वाला ईयर, उसे क्या कहेंगे हम? असेसमेंट ईयर। या इनकम हमारा जिस साल में असेस किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा उसके ऊपर टैक्स, तो उसको हम असेसमेंट ईयर कहेंगे। कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। वो स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल या 31 मार्च तक हमारा ईयर एंडेड होता है और 1 अप्रैल से हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है। ओके, द ईयर विच इमीडिएटली सक्सीड द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर जो होता है उसे क्या कहते हैं हम? असेसमेंट ईयर। ओके, मीन्स पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। असेसमेंट ईयर का पीरियड कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स का। ओके, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं असेसमेंट ईयर के बारे में। देखो असेसमेंट ईयर में सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। ओके, चलो असेसमेंट ईयर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। यस, यही हुआ है। इसमें कुछ फॉर एग्जांपल दिया है मैंने। चलो देखते हैं क्या एग्जांपल है। असेसमेंट ईयर 2023 कमेंस ऑन 1 अप्रैल 2022 एंड एंड्स ऑफ 31 मार्च 2030।
23, ओके। अभी अगर हमारा असेसमेंट ईयर 22-23 है तो वो स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल को, और ख़त्म कब होगा? 31 मार्च को, ओके। इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर दैट इज 21-22 is assessed for tax in the assessment year 22-23, ओके। इस फॉर एग्जाम्पल से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ठीक ठाक समझ में आया होगा। चलो अच्छा है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर क्या है? तो सेक्शन 3 है उसके लिए, द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसाइडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब ही फिनेंशियल ईयर, फिनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसाइडिंग आफ्टर द असेसमेंट ईयर, मतलब जब असेसमेंट ईयर होता है उसके पिछले वाला साल, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर, या फाइनेंशियल ईयर भी वही होता है हमारा। द इनकम अर्न इन दिस ईयर इज असेस्ड फॉर टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। जिस साल में हम इनकम अर्न करते हैं उस साल को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, और उसका टैक्स हम असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। आगे, द सेट ऑफ न्यू बिजनेस और प्रोफेशन previous year shall be the period beginning with the date of setting up the business or profession and end in 31st March of the said financial year, okay। नॉर्मली 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और एंड 31 मार्च को होता है। सो द असेसमेंट ईयर 22-23 एंड 21-22 इज द प्रीवियस ईयर। यस, अभी पता चल गया है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। असेसी, असेसी मीन्स अ पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable under this act। असेसी कौन होता है? असेसी एक ऐसा पर्सन होता है जो टैक्स पे करने वाला है, ओके, या उसके एक्ट के नीचे वो एप्लीकेबल है या पेबल है, ओके। चलो देखते हैं असेसी का सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 है। Every person in respect of whom any presiding under this act has been taken for the assessment of his income or of the income of any other person in respect of which he is assessable, or of the loss sustained by him or by such other person, or of the amount of refund due to him or to such other person, ओके। ये सब असेसी हो सकते हैं। क्योंकि कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि जो बंदा टैक्स पे करता है वही एसएससी होता है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि जस्ट कोई कदाब बंदा है, उसको इनकम टैक्स की कोई नोटिस जनरेट भी हो गई, ओके, किसी क्वेश्चन का आंसर के लिए, तो वो भी एसएससी हो जाता है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ नील रिटर्न फाइल करते हैं, वो भी एसएससी है। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस, ओके। उसके बाद एवरी पर्सन हु इज डीम टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस, डिफॉल्टर होगा, ओके, या उसे हम क्या मानेंगे? तो असेसी मानेंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। डीम असेसी, किसे असेसी मानना है? डीम असेसी इज एन इंडिविजुअल हु रिक्वायर्ड बाय द इनकम टैक्स ऑथोरिटीज टू पे टैक्सेस फॉर सम अदर पर्सन। द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड एज डीम असेसी। देखो चलो देखते हैं किसको डीम असेसी कहा जाता है। द एग्जीक्यूटर और द लीगल हेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज पर्सन। डिसीज पर्सन का लीगल हेयर जो होगा उसको हम क्या कहते हैं? डीम असेसी। टू एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियन, ओके, जो एनआरआई है उसका कोई एजेंट होगा तो उसे भी हम डीम असेसी कहेंगे। द गार्डियन ऑफ अ माइनर, ओके, अनइडियटिक, ओके, इडियट, अगर माइनर कोई होगा, ओके, उसके भी जो पेरेंट्स या गार्डियन जो भी होंगे उनको डीम असेसी बोला जाए। द एल्डेस्ट सन और एनी अदर लीगल हेयर ऑफ अ डिसीज इंडिविजुअल, अगर कोई डिसीज होगा तो उसका एल्डर सन, हाँ, या कोई लीगल हेयर जो होगा वो हम क्या कहेंगे? डीम असेसी, ओके। एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर आ सकती है। एग्रीकल्चरल इनकम is a state subject and hence the central government cannot levy tax on agricultural income. However, agricultural income of an assessee is considered for determining the tax liability of non-agricultural income if certain conditions are fulfilled. चलो देखते हैं कौन सी कंडीशन है। The meaning of agricultural income must be understood to know the incomes that are exempt under this category. The definition of agricultural income is given under section 2(1)(a) of the act according to this section,
ओके, बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर बोला तो वो बोलते कि हाँ खेती में काम करने वाला, लेकिन उसकी भी कुछ डेफिनेशन है, उसके लिए कुछ सेक्शन है। चलो सेक्शन देखते हैं, 2 सब सेक्शन 1A। ओके, तो क्या क्या है? एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय प्रोसेसिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ द लैंड so that the product is fit to sold in the market. Such a process may be undertaken by the cultivator or by the receiver of rent in kind. ओके, अब मतलब कोई प्रोडक्ट होगा जो खेत से हमें प्रोड्यूस हुआ है और वो हमें बेच के जो भी इनकम होगा वो एग्रीकल्चरल इनकम है। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। देयर आर 2 एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। देखो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन कौन से है? एक बेसिक है, एक सब्सिक्वेंट है। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेस कैरिड आउट अपॉन द लैंड प्रायर टू germination and such activities as tilling of land, sowing of seeds, irrigation etc. Subsequent operation में क्या है? It includes all the operation performed after the germination till the product is made fit to be sold in the market and dining the soil around the plants, weeding, हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा। देखो मतलब एग्रीकल्चर के ये 2 ऑप्शंस आपके लिए दिए जाएंगे। अभी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप लोगों को पता है, अकाउंट में भी है, यहाँ पे भी दिया है। ओके, आर द एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं। आर द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज, एडिशन, लैंड एक्विजिशन, इंस्टॉलेशन एंड रिकंडीशन ऑफ एसेट। कोई एसेट परचेज की, एक्विजिशन की, इंस्टॉलेशन किया तो उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू किसे कहते हैं? आर द एक्सपेंडिचर अदर एक्सपेंसेस ऑफ रिकरिंग नेचर विच डू नॉट क्रेडिट एन एसेट, एग्जाम्पल पोस्टेज, टेलीग्राम चार्जेस एक्सेट्रा। ओके, जिसके वजह से कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होती, उस ऐसे छोटे मोटे जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में और दिया है उन्होंने, इन द इनकम टैक्स कैलकुलेशन कैपिटल एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं होता। रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द इनकम अर्न फ्रॉम अ स्पेसिफिक सोर्स। ओके, यस डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा। समझो अगर हमने कोई एसेट परचेज की है, हमने कभी उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया? कभी नहीं, हमने उससे एसेट ट्रीट की। ओके, अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में उसको एक्सपेंडिचर दिखाया होता तो हमारा इनकम बहुत कम दिखता और हमें टैक्स भी बहुत कम देना पड़ता। बट इनकम टैक्स इज नेवर अलाउड द कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, क्योंकि वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कहाँ पे जाता है? एसेट में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कहाँ पे लेते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अभी देखते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, इसके अपोजिट है। ओके, रिसिप्ट। चलो रेवेन्यू क्या क्या है? कैपिटल रेवेन्यू, दोज विच डू नॉट ऑक्यूर रेगुलरली एंड आर रिसीव्ड ड्यू टू सेल ऑफ एसेट, एक्सेप्टिंग डोनेशन, टेकिंग लोन्स। ओके, उसके बाद नीचे देख लेते हैं, आर नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट अनलेस स्पेसिफाइड। Yes, example, profit made on sale of transfer of capital asset, that is a capital gain, is taxable। मतलब हमने अगर एसेट पे हमें प्रॉफिट वगैरह हुआ तो हम वो कैपिटल गेन होता है हमारा, वो ट्रीटेड कैपिटल गेन की सोर्स में हम ट्रीट करते हैं उसको, P&L के क्रेडिट में नहीं लिखते। हाँ चलो, या रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? अराइज अ रेगुलरिटी फ्रॉम अ डिफिनिट सोर्स, फॉर एग्जाम्पल सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, रेंट अर्न ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी। यस, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट है। ओके, ऑल आर टैक्सेबल अनलेस एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। ये सब हमें सेक्शन एग्जम्पशन में भी मिलता है। ओके, एग्जाम्पल, इंटरेस्ट अर्न ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज एग्जम्प्ट। ओके, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो इनकम होता है या उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। बच्चों, इस तरीके से मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स और कुछ डिफाइन आपके लिए निकाली थी। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।